Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we were doing Bharatiya Nyaya Sanhita. In our previous lecture, we were dealing with chapter number 15, offences affecting public decency, morals, etc. And we had completed almost the complete chapter, but अब कुछ sections बचे थे इस chapter के क्योंकि वो topic अलग था इसलिए मैंने वो बचा के रखे थे. And those were section 294 से 297, 294, 295 और 296 डील करते हैं obscenity से. तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो किसके अराउंड घूमने वाला है? ऑब्सैनिटी के. ठीक है, तो देखो जो ऑब्सैनिटी है ना, इट वाज अ कॉन्सेप्ट जो पुराने टाइम से चला आ रहा है. तो और ये जो है ऑब्सैनिटी, ये कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब द कंसेप्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. क्योंकि जो पुराने टाइम में ऑब्सैनिटी थी, मे बी दैट इज नॉट ऑब्सैनिटी इन दिस इरा, और दिस जनरेशन उसको ऑब्सैनिटी नहीं मानती है. तो देखो क्या था, सबसे पहले जो ऑब्सैनिटी है ना वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखी जाती, वो देखी जाती है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर वगैरह जो थे वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही न्यूडिटी होती थी. अब न्यूडिटी को भी हम डायरेक्टली ऑब्सैनिटी तो नहीं बोल सकते. और जैसे ही टाइम बदलता गया, देखो मुगल्स आए, पर्दा सिस्टम आया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए. इवन द ब्रिटिशर्स जो थे वो मुगल्स से भी ज़्यादा प्रूडिश थे. दे यूज टू कवर द लेग्स ऑफ द चेयर. वो करते थे कि जो कुर्सी है उसकी जो लेग्स होती है उसको भी कवर करके रखते थे. इतना इतनी इंटॉलरेंस कम थी उनकी इंसैनिटी और न्यूडिटी के लिए. तो इसीलिए जब ब्रिटिशर्स आए तो लॉ भी आना था न्यूडिटी और ऑब्सैनिटी पे. तो ऑब्सैनिटी पे लॉ आया उस टाइम, सेक्शन 292 में था आईपीसी में, अब 294 में हो चुका है भारतीय न्याय संहिता के. तो देखो, ये शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने पहले भी एक केस देखा था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के टाइम, रंजीत डी उदेशी वर्सेस महाराष्ट्र 1964 सुप्रीम कोर्ट. तो हमने वहां भी देखा था, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है हुएवर. क्या केस था ये? जहां पे एक इंसान लेडीज चैटरलेज लवर एक करके एक बुक बेच रहा था. फिर बाद में कहता है कि मेरे को तो पता ही था इस बुक में लिखा क्या है, बिकॉज आई एम इलिटरेट. लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्शन में वर्ड यूज क्या हुआ है? सेक्शन में वर्ड यूज हुआ है हुएवर. तो जहां भी हुएवर वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी एंड यू आर लाइबल. तो ये हमने पढ़ा था पहले भी. अब चलते हैं, हमने जो ऑब्सैनिटी है उसके जो टेस्ट थे वो कैसे कैसे इमर्ज हुए. तो सबसे पहले हमारे पास आया आर वर्सेस हिकलिन. इसमें ही आता है हिकलिन्स टेस्ट, जिसको हिकलिन्स टेस्ट बोलते हैं. 1868 का केस लो है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना ऑब्सैनिटी का. आर वर्सेस हिकलिन 1868. तो इसमें बोला जो टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटीज वेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर अंडर कंसिडरेशन is to deprave or corrupt those mind which are open to such influences. तो बोला कि जो भी मैटर अंडर कंसिडरेशन है, क्या वो काफ़ी है डिप्रेव करने के लिए माइंड लोगों के जो उसे देख रहे हैं, एंड ऑफ पीपल जो उसको देख रहे हैं, उनके माइंड को डिप्रेव करने के लिए काफ़ी है कि नहीं. तो इसमें जो टेस्ट आया दैट इज हिकलिन टेस्ट. मतलब इसमें हम क्या देखते थे इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एक का माइंड भी करप्ट हो रहा है तो दैट वुड बी फॉल अंडर द ऑब्सैनिटी. उसके बाद हम आते हैं बॉबी इंटरनेशनल वर्सेस ओपी हून. ओपी हून 1996 सुप्रीम कोर्ट. अब ये जो केस लॉ था ये आया था क्योंकि एक मूवी बनी थी बैंडिट क्वीन. बैंडिट क्वीन, उसमें दिखाया गया था रेप, फूलन देवी का ब्रूचुअल रेप दिखाया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि जब ऑब्सैनिटी के लिए इसको कोर्ट में लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया नेकेडनेस डज नॉट ऑलवेज अरोज बेसर इंस्टिंक्ट. जो नेकेडनेस है हमेशा बेसर इंस्टिंक्ट नहीं अरोज करती. बेसर मींस एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं अरोज करती है. ऑब्सैनिटी कांट बी सीन फ्रॉम आर वर्सेस हिकलिन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं ले सकते इसमें. इट हैज टू बी सीन फ्रॉम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो फाइनली क्या केस आया हमारे पास? फाइनली हमारे पास केस आया जो कि याद भी रखना है आपको, एक और लैंडमार्क केस जो सबसे, जिसमें कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट की बात हुई, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इस केस में ना एक मैगजीन छपी थी तो उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी की एक फोटो थी विद हस्बैंड. तो उसके ऊपर था ये. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट
बैंडिड क्वीन वाले में तो जो ओपी हुन का केस था उसमें कोर्ट ने बोला कि हर एक चीज में बेसर इंस्टिंक्ट नेकेडनेस का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह बेसर इंस्टिंक्ट ही वो अरोज कर दे मैन का। और उन्होंने कहा कि आर वर्सेस हिकलिन हम इंडिया में नहीं अप्लाई कर सकते। फिर इसीलिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट आया अवीक सरकार के केस में, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें क्या बोला, इसमें बोला द टेस्ट ऑफ ऑब्सैनिटी इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरेज प्रूडेंट मैन। किसके हिसाब से देखना है हमने, एवरेज प्रूडेंट मैन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड, कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये वाला केस जो है वो लैंडमार्क बन गया और अब यही अप्लाई होता है रूल देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए ऑब्सैनिटी। ठीक है, तो अब जो ऑब्सैनिटी का कॉन्सेप्ट है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अब जैसे हमारा ये डिजिटल एज आई वैसे ही हमारा अब जो ऑब्सैनिटी है उसका कॉन्सेप्ट और चेंज हो गया, डीप फेक्स वगैरह आने लग गए। तो उसके लिए हमारे पास आईटी एक्ट है और आईटी एक्ट का जो सेक्शन 61 है ना, 61 AB, वो डील करते थे ऑनलाइन डिजिटल वे में अगर कोई कर रहा है। इससे रिलेटेड भी एक केस लॉ है जो कि है हमारा शरद बाबू ड्यूमर्ती वर्सेस गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। यह है 2016 का। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर आईटी एक्ट के सेक्शन ही हमारे जो 67 वाले हैं वो फेल हो जाते हैं तो 292 आईपीसी भी ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। अगर यही प्रूफ नहीं हुआ कि डिजिटली वे में ऑब्सैनिटी हुई है तो ऑब्सैनिटी हुई ही नहीं है, 292 भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहा था इस वाले केस लॉ में, और ये आईपीसी का बोला था क्योंकि उस टाइम वो थी, लेकिन अब 294 बीएनएस भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शंस पर से। देखो 294 सबसे पहले, सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एंड ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी अगर कैसे ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, जैसे क्या हुआ, अ बुक, पैम्पलेट, पेपर, कुछ भी हो सकता है। एक बुक में भी हो सकता है, पैम्पलेट भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, पेंटिंग राइटिंग में भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट हो सकता है। ठीक है, उसको ऑब्सीन माना जाएगा कब, दो चीजें बोली है, इफ इट इज लेविशियस या फिर अपील्स टू प्रूनियंट इंटरेस्ट। मतलब पहली बात अगर वो लेविशियस है, दूसरा इफ इट टेंड्स टू डिप्रेव और करप्ट द पर्सन हु आर लाइकली टू रीड और सी इट। तो सबसे पहले लेविशियस है या फिर डिप्रेव कर रहा है इंसानों को जो उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको माना जाएगा वो ऑब्सीन है। ठीक है, तो हुएवर क्या क्या कर रहा है, ये जो ऑब्सीन वाली चीजें हैं उनके साथ क्या क्या कर रहा है इंसान। ठीक है, सेल एटसेट्रा था ना, तो कैसे कर रहा है, देखो सेलिंग, हायरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एग्जिबिटिंग, सर्कुलेटिंग ऑब्सीन मटेरियल। तो ऑब्सीन मटेरियल हमने देखा क्या हुआ, जो दो चीजें लेविशियस या फिर डिप्रेव कर रहा है। अब उसको कोई सेल कर रहा है, हायर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, पहला तो वो हो गया। सेकेंडली कोई इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कन्वे कर रहा है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को फॉर सेल और एग्जीबिशन। कोई प्रॉफिट कमा रहा है एक बिजनेस जिसमें ऑब्सीन मटेरियल इन्वॉल्व है, या फिर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है विच इज लाइकली टू बी ऑब्सीन, या फिर कोई ऑफर कर रहा है, अटेम्प्ट टू ऑफर द अबव चीजें, कोई ये वाली चीजें सारी ऑफर कर रहा है या इनको अटेम्प्ट कर रहा है, तो माना जाएगा कि वो फॉल कर रहा है सेक्शन नंबर 294 में। जिस वाले केस में रंजीत डी उदेशी भी फंस गया था, क्योंकि वो भी सेल कर रहा था एक बुक, लेडीज चैटरले लवर, जो कि उस टाइम मानी जाती थी ऑब्सीन है। तो देखो पनिशमेंट क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन में अप टू 2 years और फाइन अप टू 5000, और अगर फर्स्ट कन्विक्शन के बाद भी नहीं माना तो सब्सिक्वेंट अगर दोबारा से उसको पकड़ा जाता है सेम ऑफेंस के लिए, देन इट विल बी अप टू 5 years और फाइन अप टू 10,000 रुपीज। अब देखो इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या है, ऑब्सैनिटी कब नहीं मानी जाएंगी, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शंस भी पूछी जा सकती है। तो देखो दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू, सबसे पहला वर्क जस्टिफाइड फॉर पब्लिक गुड, अगर पब्लिक गुड के लिए कोई काम किया गया है, फॉर एग्जांपल देखो इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, जैसे साइंस की बुक्स में होती है डायग्राम्स बने हुए, लिटरेचर में भी होती है ऐसी चीजें लिखी हुई, आर्ट, अगर किसी ने आर्टिस्टिक वे में जैसे नेक्ड पेंटिंग्स बनाते हैं लोग, नूड पेंटिंग्स बनाते हैं, लर्निंग, अगर किसी की लर्निंग में हेल्प कर रहा है, या फिर जर्नल कंसर्न के लिए है, या फिर मटेरियल केप्ट फॉर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, जैसे अभी भी रिलीजियस पर्पसेस में आप देखोगे बहुत सी मूर्तियां, बहुत सी केव्स हैं जिनमें एनक्रेव्ड हैं, ऐसे गॉड्स को डिपिक्ट किया गया है ऐसे, तो वहां पर भी अगर बोनाफाइडली अगर क्यों यूज हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑन और इन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जैसे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स है वो प्रोटेक्टेड है इस एक्ट के अंडर। टेम्पल्स और रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स सच एज आइडल्स, कार्स, तो ये सब, तो ये सारी है इसकी एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस में क्या याद रखना है, साइंस
मतलब एक तो आपने याद रखना है पढ़ने वाली चीज़ें सारी, क्या साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग। दूसरा याद रखना है रिलीजियस चीज़ें। रिलीजियस में आ जाएंगी आइडल्स, मोन्यूमेंट्स, बस इजी सा सेक्शन है। सबसे पहले देखो ऑब्सैनिटी क्या होती है, उसके बाद देखा सेल कर रहा है, कोई हायर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, ऑफर कर रहा है, सब कुछ, तो वो पनिश हो जाएगा सेक्शन में। एक्सेप्शन में हमने देख लिया पढ़ाई वाली चीज़ें या रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 295, सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड। अब इसमें बोला गया अगर कोई एक चाइल्ड को ऑब्सीन ऑब्जेक्ट बेच रहा है, तो अगर देखो सेलिंग, हायरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एग्जिबिटिंग और सर्कुलेटिंग ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू अ चाइल्ड और अटेम्प्ट टू डू सो, अगर कोई एक बच्चे को बेच रहा है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? फर्स्ट कन्विक्शन अप टू 3 years और 2000, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और फाइन अप टू 5000। तो फर्स्ट में 3 years और फिर 7 years। फिर सेक्शन नंबर 296, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। देखो 296 में क्या है? ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग। अगर कोई किसी को एनॉय करने के लिए, तो वर्ड क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, किसी को एनॉय करने के लिए, सामने वाले को एनॉय करने के लिए कोई भी ऑब्सीन एक्ट कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें? एक पब्लिक प्लेस होनी चाहिए, वहां पे जो इंसान है वो दूसरे को एनॉय करने के लिए, ठीक है, एनॉय करने के लिए क्या कर रहा है? डज एनी ऑब्सीन एक्ट कर रहा है, या फिर सिंग्स, रिसाइट, अटर कर रहा है कोई भी ऐसे वर्ड्स पब्लिक प्लेस पे, ऑब्सीन वर्ड्स को अटर कर रहा है, सिंग्स कर रहा है, ऐसे गाने गा रहा है गंदे, ऑब्सीन वर्ड्स, बेलार्ड वर्ड्स, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू 1000 या फिर बोथ। फिर एक अलग सा सेक्शन जो लास्ट सेक्शन बचता है इस वाले चैप्टर का, दैट इज कीपिंग लॉटरी ऑफिस। अब अगर किसी ने लॉटरी ऑफिस रखा हुआ है, जनरली देखो जो लॉटरी ऑफिस है वो सिर्फ स्टेट रख सकती है, इसलिए देखो नॉट अ स्टेट और स्टेट ऑथराइज लॉटरी, तो सरकार ने लॉटरी चलाई है, दैट इज परफेक्टली वैलिड, या फिर सरकार ने ऑथराइजेशन दी है। उसके अलावा अगर किसी ने लॉटरी ऑफिस रखा है तो उसकी पनिशमेंट है अप टू 6 months और फाइन और बोथ। और अगर कोई पब्लिश भी कर रहा है कोई भी प्रपोजल वगैरह ऐसी चीज़ें जिसमें किसी को पैसे देने की वो बात कर रहा है, जो डिपेंडेंट है उन्हें लॉटरी रिजल्ट, तो उसकी भी पनिशमेंट है फाइन अप टू 5000 रुपीज़। तो देखो आज के सेक्शन में हमने क्या क्या देखे। हमने देखा सबसे पहले ऑब्सैनिटी क्या होती है 294 के 1 में। फिर हमने देखा उसको अगर कोई सेल कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? तो ये 2 years, सब्सिक्वेंट में हो जाती है 5 years। उसके बाद हमने देखा सेल ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी बच्चे को दे रहे हैं, ठीक है, अगर किसी माइनर को दिया जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा फिर वो अप टू 3 years और 7 years। फिर ऑब्सीन एक्ट्स और सॉन्ग अगर कोई पब्लिक प्लेस पे गा रहा है क्यों? किसी और को एनॉय करने के लिए, तो अप टू 3 months और 1000 फाइन। लास्टली कोई लॉटरी ऑफिस रखता है अनऑथराइजली, जो गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट का नहीं है, तो 6 months का फाइन, 6 months की पनिशमेंट और फाइन। और अगर कोई सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो 5000 रुपीज़ फाइन। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।